जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब इब्राही और आप देख रहे हैं हमारी इस्लामिक कहानी यूट्यूब चैनल। तारिक बिन ज़ियाद। इस्लामी तारीख़ ने यूं तो बहुत ज़्यादा बहादुर और दलेर सालार दिए जिनकी अपनी अपनी शान है। उन्हीं में बेहतरीन और आला सफ़ात का हामिल एक जानबाज सिपा सालार बिन ज़ियाद भी था। वो यकीनन दुनिया के बेहतरीन सालारों में से एक था। इसने एक मुख्तसर से लश्कर के साथ यूरोप के एक इलाके पर यलगार की और इसमें फतह पाई। इस अजीम सालार ने हस्पानिया को पता करके वहाँ पर इस्लामी हुकूमत के क़याम की इब्तिदा की। आलम इस्लाम का ये अजीम और बेमिसाल सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद था, जिसे हस्पानिया का पहला फातिह और पहला वाली यानी हाकिम होने का शरफ हासिल है। तारिक बिन ज़ियाद एक नहायती मुत्तकी, फरहेज़गार, फ़रज़ शनास और बुलंद हिम्मत इंसान था। इसके बेहतरीन हुस्न अखलाक की बदौलत अवामुन्नास और इसके लश्करी दोनों ही इसकी दिल से इज़्ज़त व एहतराम किया करते थे। इसके हसब व नसब के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। मशहूर मौरख और इदरीसी का कहना है कि वो बर्बर कौम से ताल्लुक़ रखता था और अफ्रीका का रहने वाला था, जबकि मशहूर मौरख बिन इब्न हल्दून का कहना है कि वो अहले अरब में से था। इब्न हल्दून ने इसे तारिक बिन ज़ियाद अल्लीसी के नाम से मुखातिब किया है। हाँ, मगर यह तो बिल्कुल सच है कि वो पहले एक ग़ुलाम था। इसके आका का नाम मूसा बिन नसीर था। ये भी बहुत मशहूर व मारूफ सालार था। मूसा बिन नसीर ने उसे आज़ाद करके अपना नायब मुकर्रर कर दिया था, यानी इसकी आला हुसूसियात की वजह से उसे आज़ाद कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि मूसा बिन नसीर ने पहले इसकी तरबियत की होगी और जब ये देखा कि इसमें आला हुसूसियात मौजूद है तो इसको ना सिर्फ यह कि आज़ाद कर दिया बल्कि इसको अपने लश्कर में अपना नायब भी मुकर्रर कर दिया। ये एक आज़ाद करदा ग़ुलाम पर इसके आका की कमाल दर्जा की इनायत कही जा सकती है। मूसा बिन नसीर ही की ज़ेर निगरानी तारिक बिन ज़ियाद की तालीम व तरबियत मुकम्मल हुई, क्योंकि वो एक तरफ नहायत माहिर जंगजू था तो दूसरी तरफ एक अजीम आलम दीन था। इसकी ज़ेर निगरानी तारिक बिन ज़ियाद ने फन सिपा गर्मी में कामिल महारत हासिल की और फिर आलमी सतह पर बेमिसाल शोहरत भी हासिल की। तारिक बिन ज़ियाद की बहादुरी और जंगी चालों के चर्चे हर तरफ फैलते चले गए। वो जंगी मंसूबा बंदी में खुदादाद महारत रखता था और गैर मामूली ज़हीन और दूर अंदेश सिपा सालार था। इसकी जहानत और अक्लमंदी और क़ुव्वत फ़ैसला की ही वजह से मूसा बिन नसीर ने उसे अफ्रीका में तंजा के इलाके का हाकिम मुकर्रर कर दिया था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मूसा बिन नसीर ने उसे हस्पानिया पर हमलावर होने के लिए रवाना किया। हस्पानिया पर हमलावर होने के मुख्तलिफ असबाब मोरहीन ने बयान किए। बाज़ के मुताबिक मुसलमानों ने अफ्रीका को पता कर लिया था, मगर अफ्रीका में मराकश के शुमाली साहिल पर सब्ता नामी किला अभी तक ईसाइयों के ही कब्ज़ा में था और इसके किल्लादार एक ईसाई शख्स काउंट जोलिन था, जिसको अरब मोरहीन ने बालियान के नाम से याद किया। जोलिन बुनियादी तौर पर एक यूनानी बाशिंदा था और कस्तंतीनिया के कैसर रोम की तरफ से सब्ता का हाकिम मुकर्रर था। कैसर रोम के अफ्रीका में तमाम तर मकबूजात मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुके थे। बस सिर्फ यही एक किला बाकी था जो कि सलाह के ज़रिए काउंट जोलिन के कब्ज़े में रहने दिया गया था। जो अब कैसर रोम से इजाज़त लेने के बाद काउंट जोलिन ने अंदलस की ईसाई सुल्तनत से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे, चूँकि कस्तंतीनिया के मुकाबले में अंदलस सब्ता के करीब तार था और अंदलस की हिमायत में आ जाने से इस ईसाई हुक्मरान जोलिन को एक तरह से मुसलमानों के मुकाबले में तक़वियत मिली थी। इस काउंट जोलिन को यह भी शरफ हासिल था कि हस्पानिया के आखिरी गाद परमांद्रो ओर्टिज़ा की बेटी इसकी बीवी थी। जब ओर्टिज़ा को तख्त से माज़ूल कर दिया गया तो इसकी जगह हर्ज़ीक को हस्पानिया का बादशाह बना दिया गया। जोलिन ने अपने ससुर के मरने के बाद बादशाह हर्ज़ीक की भी अताअत कबूल कर ली थी, चूँकि इन दोनों पादरियों को हर तरफ जोर था। हर्ज़ीक ने काउंट जोलिन को इस इलाके में बतौर हाकिम बरकरार रखा। जोलिन की एक बेटी फ्लोरेडानामी
जो कि बेहद खूबसूरत थी और एक हस्पानिया के साबिक बादशाह की नवासी थी, यानी शाही खानवादे से ताल्लुक़ रखती थी। इस दौर में ये रवाज था कि अमरा की बेटियाँ शाही महल में आदाब सीखने के लिए जाया करती थी। इस रवाज के तहत काउंट जोलिन की बेटी भी शाही महल में गई, मगर वहाँ इसकी इज्जत तार तार कर दी गई। फ्लोरेड अपनी बेइज्जती का हाल अपने बाप को लिख भेजा, चुनांचे वो किसी न किसी बहाने से अपनी बेटी को शाही महल से ले आया। अब काउंट जोलिन ने इस सिलसिले में मूसा बिन नसीर को अपनी इस बेइज्जती के बारे में बताया और उससे कहा कि वो हस्पानिया पर हमलावर होकर हस्पाया पर कब्ज़ा कर ले। इसके लिए इसने पेशकश की कि चूँकि मुसलमानों के पास बहरी जहाज़ नहीं है, चुनांचे समंदर पार करने के लिए वो उन्हें बहरी जहाज़ भी देगा। बाज़ मौरखीन का ये कहना है कि इसका सबब अशाअत इस्लाम था, क्योंकि इस्लाम एक अलमगीर दीन है और हर मुसलमान पर इसकी तबलीग फ़र्ज़ है। इसलिए इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसको दुनिया के हर तरफ फैलाए। जबकि बाज़ मौरखीन का ये ख्याल है कि दूसरा सबब इसका जज्बा जिहाद था। मगर बाज़ मौरखीन ये कहते हैं कि मूसा बिन नसीर के हस्पानिया पर हमला आवर होने की वजह यह थी कि वो वहाँ के ग़ुलाम और मज़लूम लोगों को हस्पानिया के ज़ालिम लोगों को और कलीसा के बेजा जुल्म व सितम से निजात दिलाने का जज्बा रखता था। वो कहते हैं कि मुसलमानों के जब अफ्रीका पता कर लिया तो वहाँ पर काफ़ी तादाद भी यहूदी आबाद थे। एक तो वो यहूदी थे जो कि अफ्रीका के रहने वाले थे और दूसरे मुहाजिर यहूदी थे जो हस्पानिया से जलावतन होकर आए थे और उन्हें हस्पानिया में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर किया जा रहा था। उन्हीं यहूदियों ने जब अफ्रीका में मुसलमानों के अदल व इंसाफ को देखा तो वो हस्पानिया में अपनी खोदी हुई जायदादों को दोबारा हासिल करने और हस्पानिया जाकर फिर से कोई कारोबार करने की खातिर मुसलमानों को हस्पानिया पर हमलावर होने की तरगीब दे रहे थे। यही मुसलमानों को अपने और हस्पानिया में बसने वाले यहूदी इलाकों और मज़ारों की मुसीबतों का हाल सुनाते और उन्हीं इंसानियत के नाम पर इनकी मदद के लिए आमादा करते रहते थे। लिहाजा इन यहूदियों और ग़ुलामों की कस्बीरी की वजह से मुसलमानों ने हस्पानिया पर हमलावर होने का फ़ैसला कर लिया। बाज़ लिखते हैं कि वो कौम जो ज़िंदा और बेदार हो, इसके अंदर कायनात की तस्खीर का जज्बा नशोनुमा पाता है और कायनात की तस्खीर का नाम ही वो ही क़ुव्वत सरंजाम दे सकती है जिनमें हौसला और तवानाई और क़ुव्वत हो। हस्पानिया पर तारिक बिन ज़ियाद के हमलावर होने की वजह से यह भी बताई जाती है कि मुसलमान अफ्रीका को पता कर चुके थे। इसकी नज़दीक महज 10 मील के फासले पर स्पेन की एक ताकतवर हुकूमत मौजूद थी और साथ ही अफ्रीका के एक हिस्से पर भी इनका कब्ज़ा था, जिसे सब तक कहते थे। लिहाजा मुसलमानों को खदशा था कि इनके दुश्मन स्पेन की में ताकत और क़ुव्वत पकड़ने के बाद अफ्रीका में मुसलमानों के इलाके पर हमलावर ज़रूर होंगे। लिहाजा इन एहसासात को भी सामने रखते हुए मुसलमानों ने हस्पानिया पर हमलावर होने का फ़ैसला कर लिया। अफ्रीका में इस वक्त मुसलमानों का हाकिम मूसा बिन नसीर था और अफ्रीका में इसका मरकज़ी शहर कैरवान था। इस वक्त मुसलमानों का खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क था, जिसका सदर मुकाम दमश्क था। मूसा बिन नसीर ने वलीद बिन अब्दुल मुल्क से हस्पानिया पर हमलावर होने की इजाज़त तलब की। जब उसे ये इजाज़त मिल गई तो हस्पानिया के हालात का इसकी अस्करी क़ुव्वत और दूसरे अवामिल का जायज़ा लेने के लिए एक बर्बर सालार ज़रीब बिन मालिक को तैयार किया गया। ज़रीब बिन मालिक एक जफाकश, दलेर और साहिब बसीरत सालार था। इस अजीम सालार ने सिर्फ 300 मुजाहिदीन के साथ हस्पानिया की तरफ कूच किया और हस्पानिया के एक मुकाम पर अपने मुख्तसर से लश्कर के साथ उतरा। हस्पानिया के जिस शहर पर ज़रीब बिन मालिक उतरा, इसका नाम बाद में जजीरा तरीब ही पड़ गया। यह कामयाबी हासिल करने के बाद और ज़रूरी मालूमात हासिल करने के बाद ज़रीब ने अपनी कार्रवाइयों को फैलाया और जजीरा हज़रा पर हमला कर दिया और बग़ैर किसी बड़ी मज़ाहमत के उसे भी फतह कर लिया। यूं तरीब बिन मालिक ने महज 300 मुजाहिदों के साथ हस्पानिया के साहिली इलाकों पर हमलावर होकर अपनी कामयाबी और कामरानी को यकीनी बनाया। तरीब बिन मालिक के 300 मुजाहिदों के साथ इन हमलों से मुसलमानों को 3 बड़े अहम फ़ायदे हासिल हुए। पहला ये कि मुसलमानों को हस्पानिया से मुताल्लिक़ अस्करी अहमियत की मुफीद मालूमात हासिल हुई। दूसरा ये कि वो हस्पानिया के लश्करियों की तादाद, इनका तरीक़ा जंग, इनकी सामान जंग की नौइयत और इसके इस्तेमाल करने की महारत व सलाहियत के साथ साथ वहाँ के लोगों की जंगी काबिलियत और अहलियत से काफ़ी हद तक आगाह हो गए।
इस मुहिम की गैर मामूली कामयाबी से मुसलमानों पर हस्पानिया की दिफाई कमज़ोरियाँ अया हो गई, जिससे मुसलमानों की हस्पानिया पर हमलावर होने के लिए हौसले बुलंद हो गए। जबकि ज़रीब बिन मालिक इस तरह साहिली इलाकों फतह करने से जहां मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए, वहाँ हस्पानिया के लश्कर और अवाम के हौसले पस्त होने और इनके ऊपर मुसलमानों का रग़ब पूरी तरह तारी हो गया। नेज़ यह कि तरीब बिन मालिक की इसका कामयाब मुहिम ने मुसलमानों के लिए एक ज़बरदस्त अश्करी मश्क का काम दिया और इन 300 मुजाहिदों ने एक तरह से तारिक बिन ज़ियाद के हस्पानिया पर हमलावर होने का राह हमवार कर दी। उन्हीं अवामिल को देखते हुए मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को हस्पानिया पर हमलावर होने के लिए कहा। मूसा बिन नसीर इस वक्त तंजा के मुकाम पर क़याम किए हुए था। मूसा बिन नसीर ने 7000 से ज़ायद का एक लश्कर देकर तारिक बिन ज़ियाद को हस्पानिया पर हमलावर होने के लिए रवाना किया। इस वक्त हस्पानिया के अंदरूनी हालात भी अजीब व गरीब थे। हस्पानिया, जिसे स्पेन भी कहा जाता है, एक जजीरा नुमा है। कदीम दौर में उसे आइबेरिया भी कहा जाता था। इसमें हस्पानिया, पुर्तगाली और जनूबी फ्रांस के चंद इलाके भी शामिल थे। सबसे पहले यूनानियों ने इस मुल्क को आइबेरिया का नाम दिया, इसलिए कि यूनानियों का जो गरवा यह दाखिल हुआ, चूँकि इसका नाम आइबेरिया था, लिहाजा इनकी निस्बत से इसका नाम भी आइबेरिया ही मशहूर हो गया। इसके बाद कनानी फ़ौज भी यहाँ मुसल्लत रही। ये कनानी मुल्क शाम के मगरबी हिस्से के रहने वाले एशियाई थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले उन्होंने तिजारत में ज़बरदस्त तरक्की की थी और वो एक तिजारत पसंद कौम कहलाती थी। ये कनानी एशिया से निकल कर देना कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जहाज़ों की तिजारत किया करते थे, यहाँ तक कि अफ्रीका पर काबिज़ हो गए और वहाँ उन्होंने करतांजना नाम का एक बहुत बड़ा शहर आबाद किया, जो कि बाद में कनानियों का पाया तख्त भी बना। इसके अलावा कनानियों ने अंदलस के बहुत से मकामात को भी अपनी नौ आबादियाँ बना लिया। इसके बाद जब इटली के अंदर रोमता अल-कुबरा की सुल्तनत कायम हुई, तो कनानियों और अहले रोम के आपस में जंगी झड़पें हो गई। आखिर रोमियों ने कनानियों को जब बर्बाद किया, तो अंदलस में रोमियों की हुकूमत कायम हो गई। रोमियों ने 500 बरस तक हस्पानिया पर हुकूमत की और रोम शहर से ही रोमियों का अंदलस के लिए हाकिम मुकर्रर किया जाता था और सालाना खराज इस मुल्क से वसूल करके दारुल सुल्तानत रोम भेजा जाता था। रोमनों पर एक मुसीबत नाजिल हुई, एक कौम जिसका नाम गात था, वो मंगोलों से मुशाबा थी और एशिया से ताल्लुक़ रखती थी। वस्ती और मशरक़ी यूरोप पर हमलावर हुई। रोमनों ने इनका मुकाबला करना चाहा, मगर वहशी गात ने रोमनों को रौंद कर रख दिया और उन्होंने रोमनों की सुल्तनत की चोले ढेली करके रख दिए। इन दोनों रोमन सुल्तनत के दो हिस्से थे। पहले हिस्से का नाम मरकज़ी शहर रोम और दूसरे का नाम कस्तंतिनिया था। गात जब रोमनों पर हमलावर हुए, तो वहाँ के इलाकों से मुतासिर होकर उन्होंने इसी तरह ईसाईयत कबूल कर ली, जैसे तुर्कों के गरवा बनी सल्जूक ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जिस तरह बनी सल्जूक इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए थे, इसी तरह गात कौम ने भी ईसाईयत कबूल करने के बाद फ्रांस और स्पेन के दरमियान पड़ने वाले कोहिस्तान पिरानीज़ को अबूर करके हस्पानिया पर कब्ज़ा कर लिया। शुरू में इन गातों ने ईसाई मज़हब सियासी मसलहतों के तहत कबूल किया था, मगर रफ्ता ईसाईयत को जिस तरह यूरोप के दीगर ममालिक में फ़रोग़ होता गया, इसी तरह हस्पानिया में भी मजहबी पेशियाओं का असर व इक़्तिदार तरक्की पज़ीर रहा। अगर नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि गातों के हुक्मरान भी पादरियों के हाथों में खेलने लगे और इन पादरियों की तख्त नशीनी में मदाखलत करने लगे। इन गातों ने तकरीबन 200 बरस तक अंदलस पर हुकूमत की। इस अरसा में अंदलस के अंदर गातों की जपाकशी और जंग हुई राहत और ज़ेब और ज़ीनत में बदल गई। जिस तरह रोमन ऐश व निशात में पढ़कर कमज़ोर हो गए, इसी तरह ये वहशी गात में ऐश व इशरत में पढ़कर कमज़ोर होते चले गए। जिन दोनों गात ऐश व इशरत में मुब्तला थे, उन्हीं दिनों मशरक़ में एक और कौम आंधी व तूफ़ान की तरह उठ रही थी और ये अरब थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद ईरानियों, रोमनों, शामियों, मिस्रियों और यूनानियों की बुलंदो वबाला हुकूमतों को ख़त्म करके उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो हमारी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलेगा, अपने राय ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें लाजमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।